हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट स्टार्ट कर दी थी। आज उस यूनिट का दूसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन देख लिए थे और उनके एग्जांपल देख लिए थे। अब हम ये पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो सारे पाथवे जो हम यूज़ करते हैं उससे एनर्जी डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर दी मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन दिस अर्थ, कि कार्बोहाइड्रेट इस अर्थ के ऊपर सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का बहुत मेजर सोर्स है। ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, ब्रेकडाउन एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट that ensures a constant supply of energy to all the living cell are known as carbohydrate metabolism। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोलें कि वो सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है या फिर कन्वर्जन होता है जिससे कि हमें कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई मिलती रहे, तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काउंट करते हैं। ठीक है, यूज्ड एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, देखो फैट, प्रोटीन और इनसे हम एनर्जी डिराइव करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है जिसको हम ईजिली से तोड़ सकते हैं, तो इसलिए इसको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर जो मेजर पाथवे हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एचएमपी शंट, यूरोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, अमाइनो शुगर एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे पाथवेज हैं जो हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि इस यूनिट के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहली बेसिक स्टेप है। ठीक है, ये स्टेप हर एक लिविंग सेल के अंदर होती है। जितनी भी टाइप के लिविंग सेल हैं उन सब के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है। किस लिए? ताकि हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी डिराइव कर सकें। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है कि ये हर लिविंग सेल में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस को होने के लिए हमें क्या चाहिए? साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। ठीक है, इस वजह से प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, कैन टेक प्लेस इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक कंडीशन, कि आप तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये हो सकता है, इसलिए लिखा है कैन टेक प्लेस इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक कंडीशंस। आगे बढ़ते हैं। एरोबिक कंडीशन, अगर ये एरोबिक कंडीशन के अंदर टूटता है तो हमें क्या मिलेगा? यानी कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल था वो एरोबिक कंडीशन में अगर हमारे पास टूटा तो हमें मिलेंगे पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल, साथ में कुछ एटीपी और कुछ NADH के कोएंजाइम। ये एक कोएंजाइम है, मतलब इससे भी हम आगे एनर्जी डिराइव करेंगे आगे के पाथवेज में। ठीक है, अगर यही ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है, अगर ये अनएरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो पायरूवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आती है ग्लाइकोलाइसिस। तो हम ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे थे, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप या फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है हमारे पास? हेक्सोकाइनेज। साथ में एक ATP यूज हो जाती है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो 6th नंबर का कार्बन है उसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। अब ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से? ATP क्या होती है? एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है, इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? इससे क्या बन गया?
एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, यानी कि एक मोलिक्यूल फॉस्फेट यहाँ से कम हो गया, जो कि कहाँ गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसके बीच में जो एंजाइम काम करता है वो क्या है, फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज। इसको याद करना देखो बहुत आसान है, फॉस्फेट से फोस्फो, ग्लूकोज से ग्लूको आइसोमरेज, यानी कि इसी स्ट्रक्चर का इंटर कन्वर्जन है। सेम फॉर्मूला है, बस इसका इंटर कन्वर्जन हो गया कि इसकी स्ट्रक्चर अलग हो गई। आगे बढ़ते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहाँ पे क्या काम करेगा, फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, अब फिर से फोस्फो एक और ग्रुप ऐड हो रहा है, यानी कि एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, बिसफॉस्फेट, यानी तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक और एटीपी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो 2 पार्ट्स में क्लीवेज हो जाएगा। एक तो क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको हम क्या लिख देंगे, DHAP। इसी का दूसरा क्या है, ग्लिसरीएल्डिहाइड फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे G3P। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, एल्डोलेज। एल्डोलेज जो एंजाइम है इन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के क्लीवेज का काम कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, आइसोमरेज एंजाइम। यहाँ से आगे ये रिएक्शन में ग्लिसरीएल्डिहाइड ही काम करेगा। क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये आइसोमरेज, यानी कि ये भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो एक एक मोलिक्यूल काम कर रहे थे जो कि 6 कार्बन के थे, अब यहाँ आके ये 3 कार्बन का ये हो गया, 3 कार्बन का ये हो गया, और बाद में ये भी इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे की रिएक्शन यहाँ पाथवे इसी से कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ अब 2-2 मोलिक्यूल चलते रहेंगे। ठीक है, अब बनेगा हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, G3P डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये एंजाइम यहाँ काम कर रहा है, और साथ में यहाँ पे 2NAD पॉजिटिव जो था वो कन्वर्ट हो गया 2NADH प्लस में 2H पॉजिटिव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो था वो कन्वर्ट होएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इनके बीच में एंजाइम कौन सा काम करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉस्फेट का ग्रुप कम हो गया, यानी कि हमारे पास एक एटीपी सिंथेसाइज हो जाएगी। एडीपी से हमारे पास बन गया एटीपी।
और 2 मॉलिक्यूल हमारे साथ चल रहे थे, यानी कि 2 ADP से 2 ATP बन जाएगी, क्योंकि ये सारे 2-2 के मॉलिक्यूल हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आगे चलते हैं तो क्या बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेज क्यों आया, क्योंकि 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, वो वहाँ से 3rd नंबर के फॉस्फेट ग्रुप, जो 3rd नंबर के कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो कहाँ गया, 2nd पे, यानी कि एक तरीके से म्यूटेट हुआ है वहाँ से। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PEP। यहाँ पे कौन सा एंजाइम रहेगा, एनोलेज। ये एक हमें याद रखना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, पाइरुवेट। एंजाइम कौन सा, पाइरुवेट काइनेज। यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 ADP के मॉलिक्यूल से 2 ATP सिंथेसाइज हो जाएगी। तो ये सारा पाथवे हमारी किस में हो रही थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए लास्ट में हमें मिले पाइरुवेट। ये सारी पाथवे हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई है, इसलिए हमें लास्ट में पाइरुवेट मिला। और पाइरुवेट के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं तो अब आ जाता है हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। क्या है, एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। यानी कि कितनी ATP हमने सिंथेसाइज की, कितनी ATP हमारी यूटिलाइज हुई। हमारा मेन मोटिव तो यही था ना कि हमें एनर्जी डिराइव करनी है इस पाथवे से, तो अब हम वही करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट हम देखते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ ATP गेन। कितने ATP गेन हुए इसके मॉलिक्यूल देखते हैं, या फिर कितनी सिंथेसाइज हुई। तो ये 3 स्टेप में हुई थी हमारे पास। पहला क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना था, तो हमारे पास कितने सिंथेसाइज हुए, 6। उसके बाद जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो हमारे पास कितने बने, 2। थर्ड क्या था, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं PEP से जब पाइरुवेट बना, तो हमारे पास सिंथेसाइज हुए 2। अब ये 6 वाला डाउट रह गया होगा, तो 6 वाला हमारे पास कहाँ से आया, जो हमारे पास NADH सिंथेसाइज हुआ था उससे हमें 6 ATP गेन हुई है। ठीक है, एक NADH के मॉलिक्यूल से हमें मिलती है 1 NADH = 3 ATP। तो वहाँ पे 2 NADH के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए थे, तो इस वजह से हमारे पास हो गए 6 ATP। तो टोटल ATP कितनी सिंथेसाइज हो रही है, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यूज्ड, तो इसके भी 2 स्टेप थे हमारे पास। एक तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने बनाया था, तब एक ATP यूटिलाइज हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब हमने फ्रक्टोज
1,6 डाईफॉस्फेट बनाया, तब हमारे पास एक ATP यूटिलाइज हुई। तो टोटल ATP यूटिलाइज होने वाली कितनी आ गई? 2। अब देखते हैं एनर्जेटिक्स में क्या है। नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज्ड इज इक्वल्स टू 10, नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज 2। तो नेट गेन क्या हो गया? 8। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे जो हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाया उससे हमें टोटल 8 ATP गेन हो गई। ठीक है, एनर्जेटिक्स का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, मॉलिक्यूल ऑफ ATP गेन सिंथेसाइज। ठीक है, तो ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो बना उससे हमें मिले 6 ATP। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना उससे हमें मिले 2 ATP। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बना उससे हमें मिले 2 ATP। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूटिलाइज्ड, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बना तो 1 ATP यूटिलाइज हुई। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट जो बना उसमें 1 ATP यूटिलाइज हुई। तो टोटल ATP सिंथेसाइज हुई 10, यूटिलाइज हुई 2, नेट गेन हो गया हमारे पास 8। बात करते हैं पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या लिखना होगा? ओनली पाथवे दैट टेक प्लेस इन ऑल सेल। ये सिर्फ अकेला वो पाथवे है जो हर तरह की सेल में होता है। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ ATP, की जो एनर्जी है हमें किस फॉर्म में मिलती है? ATP की फॉर्म में। ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन RBC, या ये RBC के अंदर एक ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन सब पॉइंट्स को आप एज ए फैक्ट भी ले सकते हो। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के कुछ एक फैक्ट्स क्या हैं? ठीक है, डूरिंग एक्सट्रीम एक्सरसाइज व्हेन मसल टिश्यू लैक्स इनफ ऑक्सीजन, कि जब एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे मसल टिश्यू के अंदर इनफ ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही है तो अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म्स मेजर, तो उस टाइम अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है जो कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है हमारे लिए। ठीक है, हैज़ बीन सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसकी मदद से हम एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी बनाते हैं। ठीक है, और ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर हमारी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो है वो ख़त्म होती है। हाँ, साथ में अगर इसको याद करने की ट्रिक आपको याद देखनी है तो ये देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। यहाँ तक क्या होगा? गुड गर्ल फ्रेंड फिल, इसके फर्स्ट लेटर्स याद कीजिए, G, F, यानी कि गुड गर्ल फ्रेंड फिल ग्लास डेली। ग्लास किसके लिए? ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और डेली किसके लिए? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बाय यानी कि 1,3 बाय 3 पैग 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 पैग 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड प्ले फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पिंग पोंग। तो इसको आप एक ट्रिक की तरह याद करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो कि गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3 पैग एंड 2 पैग एंड प्ले पिंग पोंग। और लास्ट में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि डेली या कुछ भी जो आप याद रख पाओ। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।